हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य कुमार गौतम आईआईटी कानपुर से। आज के इस लेक्चर में मैं आपका वेलकम करता हूं। तो कल हमने जाना था सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट का क्या रोल होता है, वेन डायग्राम क्यों पढ़ा हमने, कैसे वो आसानी करता है हमारी सेट्स को समझने में और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जो आज का लेक्चर रहेगा वो हमारा कल के ही लेक्चर का कंटिन्यूएशन पार्ट रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम और टॉपिक्स को जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स, तो चलिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसकी डेफिनेशन देखने में। और क्योंकि मैंने कल बोला था कि सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक जो पढ़ने की कोशिश करें, सबसे पहले मैथ में क्या होना चाहिए कि आप उसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से सीखें, बारीकी से सीखें। तो यूनियन ऑफ सेट्स, तो उसकी डेफिनेशन जो है यूनियन ऑफ सेट्स की, वो कहती है कि सबसे पहले तो यूनियन का जो नोटेशन होता है वो होता है बिग यू। इसका मतलब अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर मुझे उसका यूनियन दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा ऐसे करके। तो ए, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो अब इस सेट की डेफिनेशन क्या है, इस सेट के एलिमेंट कैसे दिखेंगे? तो इस सेट के एलिमेंट्स हमें दिखेंगे, इस सेट के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि या तो सेट ए में होने चाहिए या सेट बी में होने चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास एक ए सेट है 1,2 और एक बी सेट है 2,3,4। अब मुझे अगर यूनियन करना है ए यूनियन बी, तो मैं इन दोनों सेट को मतलब मेरे जो ए यूनियन बी सेट होगा उसमें मैं ऐसे एलिमेंट्स रखूंगा, वो या तो उसके एलिमेंट्स बी से होने चाहिए या वो एलिमेंट ए में से होने चाहिए। तो जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1,2, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही ए में से बिलोंग कर रहे हैं। और बी के एलिमेंट्स लेंगे अब 2 पहले से ही हमारा ए यूनियन बी में है। क्यों है? क्योंकि वो ए में भी बिलोंग करता है। तो 3 और 4, तो जो हमारा ए यूनियन बी होगा वो सेट होगा 1,2,3,4। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ने कहा था कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स या तो ए में से बिलोंग करने चाहिए या बी में से बिलोंग करने चाहिए। तो अगर हम ऐसे एलिमेंट्स उठा लें जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं, और उन एलिमेंट्स का अगर हम एक साथ कलेक्शन बना दें तो वो कलेक्शन को हम ए यूनियन बी बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जैसा कि हमने यूनियन में देखा था कि यूनियन में होना चाहिए कि एक ऐसा कलेक्शन जो कि जिसके एलिमेंट्स ए में हो सकते हैं या बी में हो सकते हैं या दोनों में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में ये होता है कि ये जो सेट होता है एक ऐसा कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का जिसके एलिमेंट ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि ये जो इंटरसेक्शन वाला सेट होगा, इस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो दोनों ही सेट में होने चाहिए। अगर एग्जांपल देखें तो ए अगर मेरा 1,2 सेट है, बी मेरा 2,3,4 सेट है, तो जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी रहेगा वो एक ऐसा कलेक्शन रहेगा जिसके एलिमेंट्स ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या 1 बिलोंग करता है दोनों सेट में? नहीं करता। क्या 2 करता है दोनों सेट में? हाँ, बिल्कुल करता है, क्योंकि 2 ए में भी है 2 बी में भी है। क्या 3 करेगा? क्या 4 करेगा? नहीं करेगा।
तो यहाँ A इंटरसेक्शन B जो सेट निकल के आएगा वो हमारा सिर्फ सिंगलटन सेट रहेगा। सिंगलटन सेट का क्या मतलब बताया था मैंने? सिंगलटन सेट का ये मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रहे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट्स में जो क्लियरिटी दिखनी चाहिए वो दिखे। तो ये वेन डायग्राम दिया गया है, आप विजुअली भी देख सकते हैं कि क्या मतलब होता है एक इंटरसेक्शन ऑफ सेट से। कि हमारे पास एक ए सेट है, एक हमारे पास बी सेट है और इनका इंटरसेक्शन मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में भी है बी में भी है, जो कि मतलब कॉमन पार्ट जो है, जो ओवरलैपिंग पार्ट है, कॉमन पार्ट है, वो हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सेट ए कॉमा बी है, सेकंड सेट ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो हमें फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा। तो डेफिनेशन ने कहा था ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो वो एलिमेंट्स दोनों ही सेट में मौजूद रहने चाहिए। तो हम इजीली देख सकते हैं कि ए में भी है बी में भी है, बी ए में भी है बी में भी है, लेकिन सी सिर्फ बी में है ए में नहीं है। तो जो हमारा इंटरसेक्शन वाला सेट होगा वो सिर्फ ए और बी को ही अपने अंदर समाये हुए होगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? तो जैसे हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे तो यूनियन और इंटरसेक्शन हम वेन डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। तो जैसे ए सेट है ये और बी सेट है ये, और ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसे? यूनिवर्सल सेट को। तो हमको पता है कि ये जो कॉमन पार्ट होता है वो हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन पार्ट क्या होता है? जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, मतलब ये दोनों सर्कल का जितना भी एरिया होगा वो हमारा ए यूनियन बी रहेगा, ए यूनियन बी। ठीक है, अब बात आती है डिसजॉइंट सेट की। तो डिसजॉइंट सेट को हम वेन डायग्राम से ऐसे देख सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट की जो डेफिनेशन रहती है वो कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए। फाई का क्या मतलब है? फाई का मतलब था कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट निकल के आया है कि वो खाली है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। मतलब हमको कोई भी एक भी कॉमन एलिमेंट मिला नहीं ए में और बी में जिसे हम लिख सके। अब एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलूं कि ए मेरा सेट है ह्यूमंस का सेंसरी ऑर्गन्स का, ठीक है, तो उसमें ईयर्स आते हैं, उसमें आईज आती हैं और उसमें टंग आती है, ठीक है, एटसेट्रा और भी, लेकिन अभी के लिए हम ये 3 मान के चलते हैं। अब बी सेट क्या है हमारा? बी सेट को हम बोलते हैं कि बुक्स के पेजेस नंबर, तो 1 2 3 4 मान लीजिए ये 100 पेजेस की एक किताब है, तो 100। तो अगर अब मैं बोलूं क्या इन दोनों सेट में कोई कॉमन इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप देखेंगे कि पहला जो सेट है वो सिर्फ ह्यूमंस के सेंसरी ऑर्गन्स के कुछ अंगों का नाम है और दूसरा एक किताब के पेजेस के
नंबर्स हैं बस, तो इसमें आपको कोई कॉमन चीज नहीं दी गई है, और इंटरसेक्शन कॉमन चीज के बारे में ही बात कर रहा होता है। तो हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉमन, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो मतलब वो फाई है। तो हम उसे खाली कर्ली ब्रेसेस से डिनोट कर सकते हैं या इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिसजॉइंट सेट। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे, फिर हम ए सेट के लिए एक सर्कल बनाएंगे और एक बी सेट के लिए। क्योंकि दोनों में कोई भी एक चीज कॉमन नहीं है तो हमने इसे एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा। अगर कोई भी चीज अगर इनके बीच में कॉमन रहती तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते, ये जो होता है हमारा कॉमन पार्ट रहता, लेकिन यहां नहीं है। तो हमने इसको बोला कि ये किस वेन डायग्राम को शो करता है, ये डिसजॉइंट सेट्स के वेन डायग्राम को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। दूसरा सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट 7 9 10 है। तीसरा सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स 2 3 5 है। तो हमसे बोला गया है, पूछा गया है कि क्या ए और बी डिसजॉइंट हैं, और साथ के साथ ये भी पूछा गया है क्या ए और सी डिसजॉइंट हैं। तो डिसजॉइंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन ने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो हमारे पास ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और बी सेट के एलिमेंट 7 9 10 है, और हम आसानी से देख सकते हैं कि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में भी है और जो बी में भी है, क्योंकि ए और बी के एलिमेंट आपस में एकदम अलग अलग हैं। तो हमने देखकर ही बता दिया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है एक एम्प्टी सेट है, मतलब एक फाई सेट है, और ये जो डेफिनेशन होती है वो होती है हमारी डिसजॉइंट सेट की। तो हमने बोला ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अब आते हैं ए और सी पे। अब ए इंटरसेक्शन सी अगर आप गौर फरमाएं तो इसमें ये जो 2 एलिमेंट है और ये जो 3 एलिमेंट है दोनों ही है, और 2 और 3 ए में भी है और सी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 3। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ये जो सेट हमने बनाया है ए इंटरसेक्शन सी जो निकल के आया है वो कैसा है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, ओके। अगर आपको इस पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम अब जानेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या रहती है इंटरसेक्शन की। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि हमारे पास ए कोई सेट है, एक बी कोई सेट है, और इन दोनों में अगर हम कॉमन फाइंड करें, मतलब पहले ए के एलिमेंट देखें फिर बी के एलिमेंट देखें, फिर दोनों को एक साथ देखें कि इनमें से कौन सा एलिमेंट कॉमन, मतलब इस सेट में भी है, ए में भी है और बी में भी है। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर ए कोई ये सेट है मेरा और बी कोई ये सेट है मेरा, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है क्या 1 दोनों में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या 2 दोनों में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। क्या 3 करता है, नहीं करता। तो हमने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी जो आया वो हमारा सिंगलटन सेट 2 आया है।
अगर हम बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो इसका मतलब है पहले हम बी के एलिमेंट्स को देखेंगे, क्या 2 दोनों में बिलोंग करता है, हाँ करता है, क्या 3 दोनों में बिलोंग करता है, नहीं करता, और कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका भी सेम ही सेट निकल के आया। तो कम्यूटेटिविटी यही बोलती है कि हम या तो ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों का जो सेट निकल के आएगा वो सेम होगा। ठीक है। तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है? एसोसिएटिविटी कहती है कि अगर हमारे पास 3 सेट हैं, अगर हम पहले 2 सेट का इंटरसेक्शन करें, फिर उसका इंटरसेक्शन तीसरे सेट के साथ करें, उसका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा अगर हम पहले लास्ट के 2 सेट्स का इंटरसेक्शन करें, फिर जो बचा हुआ जो एक सेट है पहला उसके साथ इंटरसेक्शन करें, जो वो आंसर देगा वो सब सेम ही होंगे। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी ऊपर दे रखे हैं, चलिए सी सेट को हम कंसीडर करते हैं 3,4। अब एसोसिएटिविटी लॉ से हम पहले इस पार्ट को निकालेंगे जो कि पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम इसको इवेल्युएट करेंगे, हमको पता है इसका आंसर ये रहेगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी के बाद जब आ जाए उसका इंटरसेक्शन हम सी के साथ करेंगे, हमें पता है कि 2 एलिमेंट सी में नहीं है, तो ये आंसर 5 होगा। अब हम ये जो राइट साइड है उसको जानेंगे कि सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। अब बी इंटरसेक्शन सी जो होगा तो बी और सी में सिर्फ और सिर्फ ये 3 एलिमेंट ही कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी जो रहेगा वो सिंगलटन सेट 3 रहेगा। अब इस सेट का हम इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। अब क्या ए में, अब ए में 1 और 2 है, 3 है नहीं, तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें कॉमन पार्ट चाहिए होता है जो कि नहीं है, जो कि आंसर, ये भी हमें आंसर क्या देगा? 5 देगा। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई किया कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का देखते हैं। ये क्या कहते हैं? अगर हमारे पास कोई भी सेट है ए, अगर हम उसका इंटरसेक्शन ले एम्प्टी सेट के साथ, तो क्योंकि एम्प्टी सेट एक खाली सेट होता है और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहता, ठीक है, तो जब हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो कोई कुछ मिलेगा ही नहीं कॉमन एलिमेंट, तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसका इंटरसेक्शन हम किसी भी एक यूनिवर्सल सेट के सबसेट के साथ करेंगे, मतलब अगर डायग्राम से आप देखें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, ये हमारा ए सेट होगा। जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में हमें ऐसे एलिमेंट ढूंढेंगे जो दोनों सेट में हो। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि ए यू का पहले से ही एक सबसेट है, मतलब ए यू के अंदर है पहले से ही, ठीक है। तो यू इंटरसेक्शन ए जो देगा वो ए के ही एलिमेंट देगा, और क्योंकि ए के एलिमेंट पहले से ही यू में है और ए के एलिमेंट ए में तो है ही है, तो जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे वो सिर्फ ए के ही एलिमेंट हमको मिलेंगे, ठीक है। तो आगे और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो आगे प्रॉपर्टीज है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर एक सेट ए है और उसको हम इंटरसेक्ट खुद ही के साथ कर दें तो वो हमारा आंसर वो खुद सेट ही निकल के आएगा, ठीक है। इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। दिक्कत अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझने में आती है ज्यादातर लोगों को कि ये कैसे हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि ए इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है? बी यूनियन सी सेट के साथ, ठीक है। तो जब ऐसे ऑपरेशन हो रहे हो तो ये जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब बट जाता है बी पे और सी पे। कैसे बढ़ता है? इस तरीके से बढ़ता है कि सबसे पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं। जब हम इनका इंटरसेक्शन मिल जाए तो हम उनका क्या करते हैं? यूनियन लेते हैं।
तो आइए समझते हैं इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू। ए सेट हम मानते हैं 1, बी सेट को हम मानते हैं 2 3, सी सेट को मानते हैं 3 4। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है, सबसे पहले हम उसके लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से बी यूनियन सी निकालेंगे, जो कि रहेगा 2, 3, 4। अब हम इसके साथ ए को इंटरसेक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, 5। क्यों? क्योंकि ए सेट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, और 1 जो है बी यूनियन सी में नहीं रहता। ठीक है, तो इसीलिए इसका इंटरसेक्शन क्या आया, 5 आया। अब ये देखते हैं क्या जो राइट हैंड साइड है वो भी 5 देगी। लॉ तो बोलता है देगी, और आप आगे ये जानेंगे कि हाँ इसका आंसर 5 ही है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो भी क्या है, 5 है। और 5 का 5 के साथ यूनियन जब करते हैं तो हमको पता है आंसर क्या आता है, वो भी क्या आता है, 5 आता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी आपने देखा एग्जांपल्स के थ्रू कि ये ट्रू प्रॉपर्टीज होती हैं। आप आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे ये प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में आपको आसानी ला देती हैं उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स को। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है कि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए, एक सेट है क्या है, ए सेट, दूसरा सेट है हमारे पास बी। तो जब हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस मतलब जब हम ये सिंबल यूज करते हैं दो सेट के बीच में, उसका मतलब रहता है कि हम एक ऐसा सेट बनाना चाह रहे हैं जिस सेट के एलिमेंट्स ए में हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए साथ के साथ। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि ए में होने चाहिए, साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट जो है वो बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है, ये एक सेट ए है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 3 4 5 6। तो जब मैं डिफरेंस ऑफ सेट निकालूंगा, मतलब ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी, इसका मतलब है कि मेरे को एक ऐसा कलेक्शन ढूंढना है जिसके एलिमेंट ए में हो। ए में, चलो ए के एलिमेंट लिख लेता हूं पहले मैं, 1 2 3 4। ठीक है, चलो ये वाले एलिमेंट ए में है, लेकिन मेरे को साथ के साथ क्या देखना है कि ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं ए के जो बी में नहीं है। अब क्या 1 बी में है? नहीं है। क्या 2 बी में है? नहीं है। क्या 3 बी में है? हाँ है। तो मैं इस एलिमेंट को इस सेट से हटा दूंगा क्योंकि यही डेफिनेशन है। क्या 4 बी में है? हाँ है। तो मैं इस एलिमेंट को भी हटा दूंगा। तो मेरे पास जो अब सेट बचा वो मेरा एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स ए में तो हैं, साथ के साथ बी में नहीं है। बी के एलिमेंट्स क्या किया मैंने? हटा दिए। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स को हल करूंगा। तो अभी वेन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि कौन सा एरिया ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। हमको पता है कि ये हमारा एक प्रेजेंट करते हैं कि हमारा यूनिवर्सल सेट है, एक हमारा ए सेट रहेगा, दूसरा सर्कल हमारा बी सेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मिडिल वाला पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है, और जो ये कंप्लीट दोनों सर्कल्स का जो कंबाइंड एरिया होता है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया है, ये जो ग्रे पार्ट है, ये जो बचा हुआ ग्रे पार्ट है, ये जो आप देख सकते हैं कि मैं अलग से भी थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं
ये जो ए वाला पार्ट है ये होता है हमारा ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमारे पास ए सेट दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी सेट दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20। हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल से बताया कि ए माइनस बी कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे? सबसे पहले तो आप ए के एलिमेंट्स लिख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब आप क्या करिए, आप वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो कि दूसरे सेट में है। अब देखते हैं 3 है, नहीं है, तो 6 है, नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, तो हमने वो एलिमेंट हटा दिया। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 भी नहीं है। तो जो हमारा सेट निकल के आया ए माइनस बी, वो निकल के आएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। कितना आसान है निकालना। ऐसे ही हम b माइनस ए निकालेंगे। सबसे पहले हम इस सेट के एलिमेंट को लिख लेते हैं सारे, जो कि है 4, 8, 12, 16, 20। अब क्या करेंगे, हम इसके एलिमेंट्स को इस सेट में से हटाते जाएंगे। हम देखते हैं कि कौन से वो एलिमेंट्स हैं। हमें पता है कि इकलौता 12 ही ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में है, तो हमारे पास b माइनस ए भी निकल के आ गया। कितना आसान था ना। तो a माइनस बी और b माइनस ए निकालना काफी आसान रहता है। इसके साथ साथ आप एक चीज गौर फरमाइए कि अब जो हमारे पास दो सेट निकल के हैं, a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है, क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? तो चलिए आपको मैं इक्वल सेट की डेफिनेशन दोबारा याद दिला देता हूं। इक्वल सेट्स होते हैं, अगर दो सेट्स हम इक्वल बोल रहे हैं तो उसका ये मतलब होता है कि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स दोनों सेट में रहेंगे। ये हो सकता है कि वो एलिमेंट्स आगे पीछे रहें। एग्जांपल देखिए कि अगर ए सेट 1, 2, 3 है और बी सेट 3, 1, 2 है, तो क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं? हाँ है। क्यों है? क्योंकि 1 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, 3 दोनों सेट में है, 2 भी दोनों सेट में है। तो जो एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट के वो एक दूसरे में बिलोंग करेंगे। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं रहता सेट में। तो हम जब ये कंडीशन हो जाए तो हम बोलेंगे ए जो सेट है वो बी सेट के क्या है? इक्वल है। तो अब आप बताइए, क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल है या इक्वल नहीं है? तो बताइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट 3 है वो बी में नहीं है, तो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट से बता सकते हैं कि 3 जो एलिमेंट है वो ए माइनस बी में है लेकिन b माइनस ए में नहीं है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बताइए जरा। तो हम इससे बता सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिर्फ एक ही सेट में है, दूसरे सेट में है ही नहीं। और जबकि इक्वल सेट में तो ये होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे सेट में बिलोंग करने ही चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो। तो हम बोल देंगे कि a माइनस बी क्या है, वो कैसे सेट है? दो अनइक्वल सेट्स हैं, मतलब दोनों ही सेट्स इक्वल नहीं है। ठीक है, और ये जनरली होता है। अब जनरली कैसे बोल रहे हैं हम, आइए समझते हैं इसे वेन डायग्राम से। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है हमारा A, ये सेट है हमारा B। तो A माइनस बी क्या होता है? जैसा कि हमने पीछे देखा, A माइनस बी ये वाला पार्ट होता है, सिर्फ ये वाला, और B माइनस वाला हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा सिर्फ ये वाला एरिया। तो अब आप देखिए, क्या ये ग्रीन एरिया और ये जो पर्पल एरिया है वो आपस में कहीं पे एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, मतलब कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं। मतलब अगर इक्वल होता
तो ये एक दूसरे के ऊपर एकदम रहते। तो वेन डायग्राम से भी हम आसानी से कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे सेट हैं, ये दो एक अनइक्वल सेट हैं, और एक और कि ये दोनों डिसजॉइंट भी हैं क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हम एक और रिजल्ट बोल सकते हैं कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a कैसा सेट होगा, एक एम्प्टी सेट रहेगा हमेशा। एम्प्टी मतलब फाई सेट रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक और चीज पे भी गौर करिए, ये जो बीच वाला जो सेट है जिसे हम बोलते हैं क्या, a इंटरसेक्शन b, ये भी आप देखिए एरिया के आप जो जितना आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन, येलो और पर्पल एरिया है वो तीनों ही आपस में एकदम अलग अलग हैं। मतलब अगर हम इंटरसेक्शन की भाषा में बात करें तो इससे ये और निकाला जा सकता है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कैसा होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। b माइनस a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कैसा सेट रहेगा, एक एम्प्टी सेट रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आया है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए काफी उत्सुक रहूंगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अगर आपने ये टॉपिक क्लियरली समझ लिया है, आपके कोई भी डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रिमार्क जो कि मैंने अभी बताया वही यहाँ रिमार्क में लिखा हुआ है कि a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a तीनों सेट्स कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। मतलब कि अभी जैसा कि मैंने बताया कि a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b ये फाई सेट रहेगा। सेम a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b माइनस a ये भी एक फाई सेट रहेगा। और साथ ही साथ a माइनस b इंटरसेक्शन b माइनस a ये भी कैसा सेट रहेगा बच्चों, फाई सेट रहेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अगर यहां तक है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा टॉपिक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या कहता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमारा कहता है कि अगर हमारे पास a माइनस बी है, अगर हमारे पास a माइनस बी है और हमारे पास b माइनस a है, ठीक है, मतलब a माइनस बी और b माइनस a है, तो हम क्या करेंगे इनका, अगर हम यूनियन कर दें इनका, अगर हम यूनियन कर दें तो इससे जो हमें सेट मिलेगा वो सेट क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। वेन ये जो दिया गया है, ये एक वेन डायग्राम दिया गया है जिसे आप विजुअली देख सकें, समझ सकें कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है ये जो होता है, ये होता है हमारा a माइनस बी वाला पार्ट, ये जो रेड पार्ट से एनक्लोज किया हुआ है। अगर आप हरे वाला एरिया देखें तो ये जो क्षेत्रफल दिखाएगा वो b माइनस ए वाले हिस्से को दिखाएगा। अब जब हम इन दोनों को यूनियन कर देंगे, यूनियन का क्या मतलब बताया था मैंने बच्चों, यूनियन का मतलब था कि जब ये दोनों की जो इंफॉर्मेशन है, ये दोनों जो सेट हैं जो बने हैं, अगर इनका इंफॉर्मेशन को अगर हम कंबाइन करके देखें, अगर यहाँ एरिया के मामले में देखें तो अगर हम ये जो जितना भी एरिया कवर हुआ है उसको अगर हम एक ही रंग से रंग दें तो जितना भी पार्ट हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थैंक यू अमित सिंह। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो
हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। हमने देखा कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? तो बहुत ही आसान है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, अगर आपने डिफरेंस ऑफ सेट समझ लिया है तो सबसे पहले ये देखिए कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है हम उसको ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, कभी कभी हम ए बार से भी लिखते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये दो सेट का ही डिफरेंस होता है। अब कौन से दो सेट का डिफरेंस होता है? एक सेट होता है हमारा यूनिवर्सल सेट और दूसरा सेट होता है जिस सेट का भी हम क्या ढूंढ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहे हैं। तो u माइनस ए, इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं। अब एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास ए सेट दिया गया है 1 2, बी सेट दिया गया है 2 3, तो हमको u भी दिया गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सेट के बारे में बात करें और यूनिवर्सल सेट ना दिया हो। कोई ना कोई सेट जरूर दिया गया होगा जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट बन सकता है वो हमारा क्या होगा? 1 2 3, ठीक है। अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करी तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ u एंड a के बारे में। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान था। सबसे पहले हम u के एलिमेंट्स लिख लेंगे, फिर उस एलिमेंट्स में से हम a के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे। अब a के कौन कौन से एलिमेंट्स है? a के एलिमेंट्स है 1 और 2। तो जो हमारा सिंगलटन सेट निकला वो क्या निकला? वो निकला 3, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखा कितना आसान है एक किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। अगर दूसरी डेफिनेशन देखें इसकी, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म देखें अगर, तो वो कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि यू में है। किस में है? यू में है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया था? किस यू के एलिमेंट लिखे थे, यू में है, ठीक है। अब इनके अलावा तो कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई। अब फिर मैंने क्या किया? साथ के साथ मैंने मेरा क्या कंडीशन कलेक्शन बचेगा, वो क्या होगा? मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बचेगा, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है और ये जो मैंने तरीका बताया है कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस फाइंड करने का, वो एक ही है, ठीक है। क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने बताया था ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा कि हम पहले इस सेट के एलिमेंट्स को लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम बहुत ही आसान है, फिर हम ए के जितने भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को हम इस सेट में से हटाते जाएंगे, ठीक है। तो 1 है, हाँ, तो हमने 1 हटा दिया। 3 भी है, हमने 3 को भी हटा दिया। 5 है, हमने 5 को भी हटा दिया। हमने 7 को हटा दिया। हमने 9 को हटा दिया। अब जो हमारा सेट बचा वो हमारा u माइनस ए बचा, जिसका मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बचा। देखा कितना आसान है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बोलो या डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट को फाइंड करना बहुत ही आसान है। पहले एक सेट को आप पूरा लिख लीजिए, फिर एक एक करके दूसरे सेट के एलिमेंट्स हटाते जाइए, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है या कुछ भी अनक्लियर है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ए कोई सेट है, अगर उसका यूनियन लूं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। वेन डायग्राम की मदद से हम इसको अच्छे से जानेंगे। तो हमारे पास ए सेट है ये,
यूनिवर्सल सेट है ये। अब इसने बोला ए और ए कॉम्प्लीमेंट का क्या चाहिए, इसे यूनियन चाहिए। तो पहले मैं ए सेट को रेड से, ए के क्षेत्रफल को रेड से मार्क करूंगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो कि यू में है लेकिन ए में नहीं हो, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं, इस सर्कल के बाहर के एलिमेंट्स रहेंगे वो। ठीक है, तो अब हमको दोनों एरिया मिल गए अगर, और यूनियन क्या कहता है कि अगर हम इन दोनों के एरिया को मिला के जो एरिया मिला है वही हमारा क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमें क्या मिल गया, यू सेट ही मिल गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, यू है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अगर हमारे पास ए सेट है, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट ये था हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट ग्रीन था, ए सेट हमारा रेड था। अगर हमें इसका इंटरसेक्शन चाहिए तो क्या आपको कोई भी कॉमन एरिया दिख रहा है, नहीं है। ग्रीन एरिया अलग है, रेड एरिया एकदम अलग है। तो हमको कोई भी कॉमन एरिया नहीं दिखा, इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। मतलब ये सेट कैसा सेट रहेगा, फाई सेट रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा, जो कि यहाँ दिया गया है। ये हमारे अब सेकंड प्रॉपर्टी कहती है डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। तो डी मॉर्गन्स लॉ को भी हम इन सारी प्रॉपर्टीज को वेन डायग्राम से इजीली देख सकते हैं। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि क्यों वेन डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहली जो लॉ है डी मॉर्गन्स का, वो कहता है कि ए यूनियन बी जो है, तो ये मेरा सेट है ए, ये मेरा सेट है बी, तो ये है बी, ये है ए, और ए यूनियन बी क्या होगा मेरा, ये पूरा एरिया होगा जितना भी ए और बी सर्कल ने कवर किया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि ये जो एरिया कवर किया है इसे छोड़ के सारा एरिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो एरिया है मेरा, ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये एरिया निकला। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या कहती है इस लॉ की, ये बोलती है कि सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए सेट लेते हैं, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा होगा जो भी यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए सेट में नहीं हो। तो वो कौन से एलिमेंट्स है, ए सेट को छोड़ के सारे एलिमेंट। तो जो ए का एरिया है उस एरिया को छोड़ के जितना बड़ा भी एरिया मिले मेरे को, वो मेरा कैसा काउंट किया जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। सेम लॉजिक से बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी का सर्कल है उस एरिया को छोड़ के जो भी एरिया मिलेगा हमें, वो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। में हम कॉमन चीजें ही ढूंढते हैं ना, इसी वजह से ये जो ग्रीन एरिया जो होगा और ये जो ऑरेंज एरिया जो होगा, वो दोनों कलर जिस पार्ट को घेरे हुए होंगे वो हमारा कैसा काउंट किया जाएगा, इंटरसेक्शन में काउंट किया जाएगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं, ये जो दोनों सर्कल को छोड़ के अगर आप बाहर का एरिया देखें तो वो दोनों ही ग्रीन और ऑरेंज से कवर किया जा सकता है नहीं। तो आप ज्योमेट्रिकली देख पा रहे हैं कि जो इसका कॉमन एरिया है इंटरसेक्शन वाला है, वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, और ऊपर जो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मिला था एरिया, वो भी यही वाला पार्ट था दोनों सर्कल को छोड़ के। तो हमने देखा वेन डायग्राम की मदद से कि ये दोनों, ये जो सेट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो कैसे सेट हैं, दोनों ही इक्वल सेट है ना। तो सेम लॉजिक से हम इसको दिखा सकते हैं। अब जानते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो
ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम कोई भी एक सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास वही सेट निकल के वापस आ जाएगा। वो कैसे आएगा अब जानते हैं। तो बहुत ही आसान है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दें। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, मतलब इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से u माइनस ए के एलिमेंट्स को हटा दें। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा वेन डायग्राम है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए सेट है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, u में से a को हटा दिया, तो मेरे पास ना पार्ट, तो ये कौन सा सेट है? ये सेट है हमारा a। ठीक है, तो कितना आसान है वेन डायग्राम से ये सारी प्रॉपर्टीज को समझ पाना, देख पाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी को, जो कि कहती है कि अगर मेरे पास एम्प्टी सेट है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? u ही आएगा। इसको जानते हैं डेफिनेशन से ही कि u फाई कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस फाई। अगर किसी भी सेट में से अगर हम फाई को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वही सेट वापस आ जाता है। ठीक है, तो सेम लॉजिक से u कॉम्प्लीमेंट भी कैसा दिखेगा? हमारा फाई दिखेगा। u कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से हमने u को हटा दिया, मतलब उसी सेट में से उसी सेट के सारे एलिमेंट्स हटा दिए, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे? हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो ये इन प्रॉपर्टीज को हम आगे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो जानेंगे, वो देखेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इजी एग्जांपल है। आशा करता हूं कि आप काफी आसानी से इसे सॉल्व कर लें। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मैं पहले ही इस प्रॉपर्टी को मैं पहले ही पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि A यूनियन B के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कितने होते हैं? नंबर ऑफ elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। अगर आप इस जनरल फॉर्म को समझ गए तो इससे आप ये निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब इस टर्म को हम समझते हैं कि ये वाला फॉर्मूला क्यों ऐसे होता है। लॉजिकली देखते हैं कि मान लीजिए कि A यूनियन B एक सेट है, ठीक है, जिसमें A के भी एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे जो A में हो, जो B में हो, और ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो दोनों में हो। मानते हैं आप एग्जांपल के तौर पे कि A सेट ये है मेरा, B सेट ये है मेरा। अगर मैं A यूनियन B करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या सेट निकल आएगा? 1 2 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को A यूनियन B के एलिमेंट्स जानने के कितने हैं, तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं 3 है, तो 3 को मैंने कैसे लिखा कि A के एलिमेंट्स प्लस B के एलिमेंट्स, ये A में भी 2 एलिमेंट्स है, B में भी 2 एलिमेंट्स है, लेकिन आंसर हमारा 3 है। लेकिन यहाँ करने से हमें क्या हो रहा है? हमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है? ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 दिया हुआ है वो दोनों ही सेट में बिलोंग करता है। तो ये अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हर बार 2 बार काउंट होते जाएंगे। तो जैसे कि 2 जो है वो 2 बार काउंट हो चुका, 1 और 3 एक बार ही काउंट हुए, इसीलिए ये 2 + 2 4 आता। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करना होता है। तो यहाँ इकलौता 2 ही है जो कि कॉमन है। तो कितने एलिमेंट्स कॉमन है? सिर्फ 1 एलिमेंट कॉमन है, तो हम -1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो वही लॉजिक है कि सबसे पहले हम
ए के सेट के एलिमेंट्स कितने हैं वो लिखेंगे, फिर बी के सेट के एलिमेंट कितने हैं वो लिखेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि ए और बी में ऐसे एलिमेंट्स ढूंढेंगे जो दोनों सेट में आते हैं, मतलब दोनों में होने चाहिए, उतने एलिमेंट्स ढूंढ के हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए यूनियन बी का सेट का कार्डिनलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था इसका लॉजिक। अब पहला पॉइंट इससे कैसे आएगा, अब जैसा कि हमें दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी कैसा है, फाई है, फाई मतलब ये कैसे सेट हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, अगर डिसजॉइंट हैं तो ए इंटरसेक्शन फाई है, ए इंटरसेक्शन फाई है मतलब इसके कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, मतलब इसमें कार्डिनलिटी कितनी है, सेट की 0 है। तो यहाँ ये जो आंसर होगा हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस 0, जो कि हमारे पास क्या निकल के आएगा, सिर्फ एन ए प्लस एन बी। कितना आसान था। ठीक है, अब आते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ठीक है, अब a माइनस बी के कैसे निकाले हम एलिमेंट्स, हमको पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a के एलिमेंट्स लिखते हैं। मान लीजिए a के n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, a के कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। अब फिर क्या करते हैं हम a माइनस बी के लिए हम क्या करते हैं, पहले a के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, फिर हम इसमें से b के एलिमेंट्स हटाते जाते हैं। मतलब कैसे एलिमेंट हटाते हैं, जो A में भी हो जो B में भी हो, हम ऐसे ही तो एलिमेंट हटाते हैं। तो हम इन n में से ऐसे एलिमेंट्स हटाएंगे जो कि A इंटरसेक्शन B में होते हैं, और वही यहाँ पे इस फॉर्मूले के तरीके से लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A देखेंगे, फिर उसमें से हम A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकालने के बाद हम उन एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे जितने भी A के कार्डिनलिटी होगी उससे। ठीक है, कितना आसान था ये भी। तो अब आइए जानते हैं लास्ट पॉइंट का रीजन क्या है। अब लास्ट पॉइंट है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ठीक है, अब इसके क्या ढूंढने, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने हैं। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n अगर मैंने यहां लगाया, इससे मेरा मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो भी यहाँ पे ये जो सेट दिया है वो, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B। ठीक है, अब नंबर ऑफ, ये मान लीजिए C सेट है मेरा A माइनस बी। ठीक है, D सेट मान लीजिए मेरा है B माइनस A। एक मैंने छोटा नाम दे दिया इन दोनों सेट के लिए, तो मेरा ये जो बड़ा सा लिखा हुआ है वो मैं और छोटा कर सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ C यूनियन D। अब मेरे को पता है कि किसी भी दो सेट के यूनियन का एलिमेंट कितने होते हैं, वो मेरे को इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ये बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन D माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन D। ठीक है, तो अब हम C की जगह C की चीजें लिख देंगे, A माइनस बी, D की जगह B माइनस A लिख देंगे, और C की जगह जैसा था हम वैसा ही लिखते जाएंगे। ठीक है, तो A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस A। और हमको पता है कि A माइनस बी B माइनस A डिसजॉइंट सेट होते हैं, मतलब एम्प्टी सेट होते हैं। एम्प्टी सेट मतलब कि उनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इस सेट के कितने एलिमेंट होंगे, कुछ नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 0। तो ये हो गया हमारा 0। तो हम सिर्फ इतने एक्सप्रेशन के साथ बचे। ठीक है, अब इसको आगे और एक्सपेंड करते हैं, वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस बी क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B।
अब हम इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने हमको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी होता है बी इंटरसेक्शन ए, तो जितने भी एलिमेंट इस सेट में होंगे उतने ही एलिमेंट इस सेट में भी होंगे, तो हम उसको लिख सकते हैं -2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यही हमको क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं इनके ऊपर और एग्जांपल्स या क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है हमारा पहली प्रॉब्लम। तो ये बोल रही है कि विच ऑफ द टू सेट्स आर इक्वल। तो पहला ये है जिसमें ए सेट 4, 8, 12, 18 दिया हुआ है और बी सेट 8, 4, 12, 16 दिया हुआ है। तो याद करिए कि इक्वल सेट की डेफिनेशन होती है कि दोनों ही सेट में सेम ही एलिमेंट होने चाहिए, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेट में है और दूसरे सेट में नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो 18 एलिमेंट है ए में है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 16 बी में है लेकिन इस वाले सेट में है ही नहीं। तो हमने बोला कि ए और बी कैसे हैं, नॉट इक्वल सेट्स हैं। अब इसमें आते हैं, ए सेट के एलिमेंट यहाँ कैसे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 है। बी सेट के कैसे, यहाँ पे बी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसे रोस्टर फॉर्म में ये इसके एलिमेंट कैसे दिखते हैं, क्योंकि हम इसे इजीली लिख सकते हैं। तो ये कैसा कलेक्शन है, ये कलेक्शन है पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर का, और वो इवन इंटीजर 10 से छोटे होने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होगा, 4, 6, 8, 10, 10 या 10 से छोटे हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैं 10 भी लिख सकता हूँ, कि मैं लिखने की कोशिश करते हैं। इसके एलिमेंट्स होंगे 10 के मल्टीपल होने चाहिए, 10, 20 और भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब आप 0 भी रख सकते हैं इसमें, क्योंकि 0 × 10 0 होता है, वो भी आपका एक मल्टीपल हो गया। तो लेकिन हम 10 से लेके चलते हैं। अब बी पे आइए, अब ये कैसा कलेक्शन है, ये कलेक्शन है कि x 5 का मल्टीपल होगा लेकिन x 10 या 10 से बड़ा होगा। तो ठीक है, तो 10 आएगा, इसमें 15 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 15 10 से बड़ा है प्लस वो 5 का क्या है, एक मल्टीपल है। क्यों मल्टीपल है, 5 × 3 क्या होता है, 15 होता है, इसीलिए। तो और भी एलिमेंट्स होंगे। तो हमने यहाँ देखा कि 15 बी में है लेकिन 15 ए में नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल कहता है कि अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट हैं m और n, मान लीजिए एक सेट है जिसका कार्डिनैलिटी m है, बी सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी n है। अब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, जो अब इसके कितने सबसेट्स होंगे बताइए, इसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर m, आप सभी को पता है, ये हमने निकाला था। इसके कितने होंगे, 2 की पावर n। तो अब आगे हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट। तो हमारा फर्स्ट सेट हमने ये माना है, हमारा फर्स्ट सेट ये है जिसकी कार्डिनैलिटी m है। तो इसके जो भी सबसेट हैं, मतलब 2m, वो कितने हैं, वो है 112 ज्यादा है दूसरे वाले सेट से। तो 2n + 112 इतने ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहां हम समझ सकते हैं कि हमें पता है ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से काफी बड़ा है। तो काफी बड़ा है, इसका मतलब m जो होगा वो n से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। इसका क्या मतलब,
इसका मतलब ये है कि m को मैं n प्लस k लिख सकता हूं। आइए मैं इसे नंबर की फॉर्म में आपको बताता हूं जिससे आप समझ पाए। यहां कहने का मतलब है कि 2m बड़ा है 2n से, इसका मतलब m बड़ा होगा n से। मान लीजिए 7 बड़ा है 1 से बड़ा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं ना कि 7 को 1 प्लस 6 लिख सकूं। ठीक है, ये लिख सकता हूं। अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता, फिर भी मैं यही कर देता कि 7 को मैं 5 प्लस 2 लिख सकता हूं। तो यहाँ अगर कोई भी नंबर हो तो मैं इस नंबर को समथिंग प्लस ये नंबर लिख सकूं। तो वही लिखा है कि ये जो नंबर है m, इसको मैं n प्लस समथिंग कोई इंटीजर या कोई भी नंबर मैं लिख सकता हूं। तो इस वैल्यू को हम m की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो m की जगह n प्लस k आएगा। ठीक है, तो 2n 2k, अब मैं इस वाले 2n को लेफ्ट साइड ले गया, जो कि मेरी इक्वेशन बनी ये। तो 2n आया कॉमन, तो 2n कॉमन आया तो मेरे पास बचा 2 पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 112। अब हम 112 के प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो ये सभी को आता है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम यहाँ प्राइम लिखते हैं, फिर इसका आगे और प्राइम्स हम फाइंड करते जाते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, फिर यहाँ आएगा 28, यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा 7, यहाँ 7। तो हम यहाँ पे जब भी 1 आ जाता है तो हम स्टॉप करते हैं। तो 112 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 7। ठीक है, अब क्योंकि राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास वेरिएबल्स हैं, राइट हैंड साइड पे मेरे पास कांस्टेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा जिससे मेरे वेरिएबल्स की वैल्यूज पता कर सकूं। ठीक है, तो अब हम 2n 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 4 7 है हमारे पास। तो 7 को मैं फिर से लिख सकता हूं 2 की पावर 3, जो कि होता है 8 माइनस 1। क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि मेरे को 2 की पावर k माइनस 1 ही चाहिए था, और मैं देख सकता हूं कि 7 को मैं 8 माइनस 1 लिख सकता हूं और 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो मेरा काम बन गया। तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूं कि n मेरा 4 होगा, ठीक है, और मेरा k जो होगा वो होगा 3, जिससे कि मेरा m क्या निकल के आएगा, m मेरा क्या था, m मेरा n प्लस k था, जो कि आया 7। तो मेरी m की वैल्यू होगी 7, n की वैल्यू होगी 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन सही। तो m 7 n 4। तो अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट में लिखिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, ये हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो यू के एलिमेंट्स हैं, एक ऐसा कलेक्शन है जिसके एलिमेंट्स नेचुरल नंबर होने चाहिए, प्लस वो नेचुरल नंबर 2 से 12 के बीच में ही होने चाहिए, और 2 और 12 भी हो सकते हैं वो। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब एक कैसा सेट है, ये हमारा ऐसा सेट है जो कि इवन हो और प्लस प्राइम हो। तो ये हमारा इकलौता सिंगल टन सेट है, क्योंकि 2 ही हमारा एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इंटीजर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। अब बी सेट कैसा है, बी सेट है हमारा ऐसा कलेक्शन जो कि यूनिवर्सल सेट में, जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हो, साथ ही साथ वो
एलिमेंट्स 12 के क्या हो, फैक्टर्स हो। फैक्टर्स का क्या मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि U में है प्लस 12 को डिवाइड कर दें। तो 2, 3, 4, 6 एंड 12, तो ये हमारे पास बी सेट आ गया। तो पहला ऑप्शन बोलता है, इसमें से हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू फाइंड करना है। तो a माइनस बी अगर हम देखें, a माइनस बी, तो a में से a के एलिमेंट्स क्या है, 2, सिर्फ 2 ही है। तो सबसे पहले तो हम a के एलिमेंट लिखते हैं, लिख लिए, सिर्फ 2 है। फिर हम उसमें से b के एलिमेंट्स हटा देते हैं, तो b में 2 आता है। तो अब हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब ये 5 सेट है। तो पहला वाला तो ट्रू है, तो ठीक है, ट्रू है। अब लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखें, ये डे मॉर्गन लॉ का लॉ है, जिस आपको अगर याद हो तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हमेशा होल्ड होगा ही होगा। तो इसको भी आप वेरीफाई ना ही कीजिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी या ये एक डे मॉर्गन लॉ होता है। अब या तो आप इसको वेरीफाई करिए या आप इसको वेरीफाई करिए। हम लेके चलते हैं, चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमने 2 तो डिस्कार्ड कर दिए, अब हमारे पास 2 और ऑप्शन बचे, ठीक है। तो a माइनस बी हमने क्या निकाला था, 5 निकाला था, हमको पता है। b माइनस a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले चलिए हम जानेंगे a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। a कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस a। तो सबसे पहले u के एलिमेंट लिखेंगे, u के एलिमेंट 3 से लेकर 12 तक हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, a का एलिमेंट हटा देंगे, तो जो कि 2 हटेगा, तो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट बचेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, ठीक है। तो अब हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो अब b माइनस a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, 2b के एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि ये हैं। अब इसमें से हम a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, हम 3 हटा सकते हैं, 4, 6, 12 सब हटा सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। तो लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक 5 एलिमेंट है, दूसरे साइड पे सिंगलटन एलिमेंट है, तो ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ इसका मतलब है जो सेकंड ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड आंसर होगा। हमें थर्ड ऑप्शन को वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये एक MCQ क्वेश्चन है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सही हो सकता है। तो 2 तो हमने डिस्कार्ड कर दिए थे, उसमें से 2 बचे थे, 2 में से हमने इसको चूज किया था, जो कि ये नॉट ट्रू निकल के आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप थर्ड को चूज करते और थर्ड सही निकल के आता, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बचती, जो कि हम बिना वेरीफाई करे बोल सकते थे कि ये नॉट ट्रू होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूँ, ये जिसमें से एक क्वेश्चन है, आप इसे वेन डायग्राम की हेल्प से, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सिर्फ आप वेन डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाए या आप बीच में रुक जाएं, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी किसी भी सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए थर्ड प्रॉब्लम है। तो 2 मैंने सॉल्व की, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब आपके कॉन्सेप्ट को और क्या बोलते हैं, और
क्लियर करने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में दी हुई हैं। अगर इनको मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो ये आपके साथ गलत होगा, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स तब तक आप प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकते हैं वो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। सो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।